हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ अलाइंग एलिमेंट ऑन बिल्डेबिलिटी और कार्बन स्टील, कास्ट आयरन और एल्युमिनियम की बिल्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारी जो बिल्डेबिलिटी होती है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं या फिर प्रभाव डालते हैं। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, यानी अगर आपका कोई मटेरियल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा समस्या आएगी आपको उसे पिघलाने में। तो ये, और अगर बहुत कम होगा तब भी समस्या आएगी उसको मतलब नॉर्मल स्टेज पे रोकने में। तो इसीलिए जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा तो नहीं ही होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो मीडियम मेल्टिंग पॉइंट सबसे अच्छा होता है। ठीक है। दूसरी बात आती है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी होती है मतलब किसी भी एक मेटल में आपने एक तरफ से हीट दी तो दूसरी तरफ वो पहुंचने में जो पहुंच जाती है उसी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप एक तरफ का तो मेटल जो है फ्यूज कर रहे हो, यानी उसे पिघला रहे हो। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो आपका मतलब बहुत सारा एरिया वो पिघला देगी, जो कि अननेसेसरी है। इसीलिए थर्मल कंडक्टिविटी भी कम होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं मगर कम होनी चाहिए। और रिएक्टिविटी एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। रिएक्टिविटी का मतलब होता है आपके पास कोई मतलब ये समझ लीजिए एक एल्युमिनियम का डिब्बा है या फिर एल्युमिनियम का बॉक्स है, इसकी आपने वेल्डिंग करनी है। तो एल्युमिनियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है खुद में कि आप उसे हवा में लेके जाएंगे मतलब नॉर्मल एयर में, एटमॉस्फेयर में, तो वो विदिन अ सेकेंड वो एल्युमिनियम इसकी जो हमारी हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है। इसके और जो एक ये रस्ट है मतलब एक लेयर बना लेगा, और ये लेयर होती किसकी है? ये होती है Al2O3, मतलब रिएक्शन करके एल्युमिनियम और ऑक्सीजन Al2O3 की एक परत चढ़ा देता है इसके ऊपर। अब ये परत अभी उसकी बिल्डिंग में, एल्युमिनियम की बिल्डिंग में मैं आपको समझाऊंगा। तो इस तरह से जो रिएक्शंस करके कोई मतलब कोई परत को फॉर्म कर देना, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी। तो ये एक समस्या होती है। तो रिएक्टिविटी ना हो या फिर कम से कम हो, तो इसकी हम इस तरह का मेटल हम प्रेफर करते हैं बिल्डेबिलिटी के लिए। ठीक है। और अगला है कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल। मतलब आपका कोई मेटल है, आप हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, और अगर उसे ठंडा करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी बिल्डेबिलिटी पे बहुत बुरा इफेक्ट डालेगा। अगली बात है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ताकि हमारी कम हीट में मतलब देखो रेजिस्टेंस होता क्या है। हाँ, मतलब समझ लीजिए ये एक वायर है, एक कॉपर का वायर है, एक वायर है टंगस्टन का वायर है। आप कॉपर के वायर को किस लिए यूज़ करते हो? इसको यूज़ करते हो घर की लाइटें जलाने के लिए, क्योंकि पता है ये वायर खुद में कंज्यूम नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को इतना ज़्यादा, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। लेकिन टंगस्टन का वायर, टंगस्टन वही मेटल है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं हीटर के वायर के रूप में। तो उसका वायर होता है टंगस्टन का वायर, उसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या करता है, इतनी ज़्यादा खुद में ही हीट प्रोड्यूस कर लेता है, और मतलब सारी जो एनर्जी होती है उसको हीट में चेंज कर देता है। मतलब इतनी ज़्यादा वोल्टेज खा जाता है और उस साइड में आउटपुट में कुछ नहीं देता। तो इसीलिए क्योंकि जो टंगस्टन होता है उसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं जिस चीज़ की हम बिल्डिंग कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कम से कम हो। ठीक है, वरना वो बहुत ज़्यादा हीट मांगेगा बिल्ड होने के लिए। तो ये करीब 5 फैक्टर्स हैं जिन पे मेनली बिल्डेबिलिटी डिसाइड की जाती है कि इस मेटल की बिल्डिंग होने की एबिलिटी अच्छी है या बुरी है। अब कुछ और पॉइंट हैं उनको भी देख लेते हैं। द बिल्डेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक बिल्डिंग और जॉइनिंग प्रोसेस बीइंग कंसीडर्ड। मतलब सारी स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, सिंपल सी बात है। For resistance building of a consistent quality, it is usually necessary to remove the oxide immediately before building। मतलब आपका जो किसी भी, या मान लीजिए बॉक्स है, इसको आपने बिल्ड करना है, तो आप इसके ऊपर कितने भी ऑक्साइड वगैरह हैं उनको पहले रिमूव करना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, प्री क्लीनिंग कर लेते हैं, पहले उसे क्लीन कर लेते हैं, कुछ केसेस में उसे हीट कर देते हैं। ठीक है। और फैब्रिकेशन बिल्डेबिलिटी टेस्ट एक
बिल्ड एबिलिटी का टेस्ट होता है, ठीक है। इसको हम किस लिए करेंगे, इजिली बिल्डिंग की परफॉर्मेंस जानने के लिए। अब आती है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बिल्ड कंपटीशन की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्ड एबिलिटी जो होती है किस चीज़ की ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले आता है मतलब बिल्ड एबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है मान लीजिए कार्बन कंटेंट पे, सीधी सी बात ये है, जितने ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतनी बेकार बिल्ड एबिलिटी होगी। तो सबसे कम इसमें से कार्बन कंटेंट होता है स्टील में, तो स्टील में भी अगर हम स्पेसिफिकेशन करें तो स्टील में जो लो कार्बन स्टील है वो सबसे ज़्यादा बिल्ड एबिलिटी देगी, मीडियम कार्बन स्टील और फिर लो कार्बन स्टील है सबसे बेकार बिल्ड एबिलिटी होगी। तो सबसे पहले बात आती है माइल्ड स्टील की और सबसे ज़्यादा बिल्ड एबिलिटी होती है। उसके बाद आता है कास्ट आयरन, उसके बाद आता है कॉपर और उसके बाद आता है सबसे बुरी बिल्ड एबिलिटी होती है एल्युमिनियम की। वही फैक्टर्स होते हैं कि ये बहुत जल्दी ऑक्साइड रिएक्टिव होता है, ठीक है। उन्हीं 5 पैरामीटर्स के हिसाब से हम बिल्ड एबिलिटी डिसाइड किए, तो इसे याद रखें तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम अलग अलग केसेस की मैंने बात की थी कि एल्युमिनियम की बिल्डिंग के लिए हम क्या उपाय करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि एल्युमिनियम की बिल्डिंग में समस्या क्या आती है और जो मटेरियल होती हैं उनकी अपेक्षा। तो मान लिया ये आपका एक बॉक्स है एल्युमिनियम का, इसको आपने बिल्ड करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत रिएक्टिव होता है, इसको आप हवा में लेके जाएंगे, अगर प्योर एल्युमिनियम है तो वो विद इन अ सेकेंड एक लेयर फॉर्म कर लेगा Al2O3 की, ठीक है। ये जो रस्ट है ये होगी Al2O3 की। अब ये जो मतलब लेयर है इसको पिघलाने के लिए आपको काफ़ी हीट चाहिए, मतलब एल्युमिनियम तो ईजिली पिघल जाएगा लेकिन इसको पिघलाने के लिए कई गुना हीट चाहिए। और एल्युमिनियम में एक और समस्या आती है, वो समस्या क्या होती है कि जो इसकी सॉलिड और लिक्विड रेंज होती है ये बहुत कम होती है। मतलब अगर ये 70 डिग्री पे मतलब 700 डिग्री पे मान लिया ये सॉलिड है तो ये 750 डिग्री पे क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और हम इतनी रेंज पे एटलीस्ट वर्क करना होगा। तो क्या है कि हम ज़्यादा हीट, अब जो Al2O3 है इसको पिघलाने के लिए मान लिया 1300 डिग्री चाहिए, अब 700 750 के लिए अब 1300 देना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर आप ज़्यादा हीट देते हैं तुरंत ये किस में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में सबसे समस्या आती है इसकी विस्कोसिटी बहुत लो होती है। विस्कोसिटी सबसे मतलब जिसकी लो होती है मतलब वो बहुत जल्दी बह जाता है, पानी की तरह एकदम से मेटल बन जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा हीट हम दे नहीं सकते, वरना इसकी विस्कोसिटी लो है, बहुत जल्दी ये एकदम से बह जाएगा, वेल्डिंग करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। और ज़्यादा हीट नहीं देंगे और अगर कम हीट देंगे तो ये Al2O3 फॉर्म कर लेता है, तो इसलिए इसमें हीट अंदर वो पिघलेगा ही नहीं। तो ये समस्या बन जाती है एल्युमिनियम के केस में। और भी कुछ प्रॉपर्टी हैं एल्युमिनियम की, जैसे ये लेज़र लाइट का बहुत ही पुअर एब्जॉर्बर है। तो अगर आप चाहें तो लेज़र लाइट से प्रिवेंट करने की जैकेट बनानी है तो उसमें भले ही एल्युमिनियम लगा दें, वरना ये एब्जॉर्ब तो नहीं करता, तो आप लेज़र लाइट वेल्डिंग इसमें नहीं कर सकते। एक वो है ड्यूरिंग फ्यूजन वेल्डिंग एल्युमिनियम वुड ऑक्साइड so readily the special flux of protective inert gas atmosphere must be applied। अब इसकी बिल्डिंग करने का सोल्यूशन क्या है कि हम बिल्डिंग करें कैसे, तो आपको इसके लिए स्पेशल फ्लक्स की इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर इनर्ट गैसेस होती हैं प्रोटेक्टिव इनर्ट गैसेस, उनका एटमॉस्फेयर मतलब ये आपका एटमॉस्फेयर है, आपको इस तरह से बिल्डिंग करनी होगी कि ये बीच में रहे और प्रोटेक्टिव लेयर जो गैसेस होती हैं वो एक शील्ड बना लें इसके चारों ओर, ताकि ये रिएक्ट ना कर पाए एटमॉस्फेयर से, तब आप इजीली आप इसकी वेल्डिंग कर सकते हैं। और इसके लिए फ्रिक्शन वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और यही प्रेफरेबल होती हैं एल्युमिनियम के लिए। और एल्युमिनियम की जो आप करंट देते हैं उसमें क्या होता है, AC करंट देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे देते हैं, ठीक है। तो ये केस था एल्युमिनियम का कि आप एल्युमिनियम की वेल्डिंग कैसे करेंगे। अब अगली बात आती है कास्ट आयरन की वेल्डिंग। तो कास्ट आयरन इज मोर डिफिकल्ट टू वेल्ड बिकॉज इट इज अ हाई कार्बन कंटेंट एंड ब्रिटलनेस। मतलब कास्ट आयरन में जो कार्बन कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाती के जाती है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है ये मटेरियल। ब्रिटल है ऑब्वियसली बात है कि इसकी डक्टिलिटी मिनिमम होगी या फिर बहुत बेकार होगी। तो मैसिव कार्बन डिपॉजिट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म इन द एरिया एडजेसेंट टू द बेल्ट। मतलब देख लीजिए आपके पास ये दो बॉक्स हैं जिनकी आपने वेल्डिंग करनी है। तो अब इसकी
अगर आप इसको पिघलाएंगे, इसको बेल्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इसका जो कार्बन कंटेंट है सारा यहाँ पे जो जॉइंट है इनके आसपास इकट्ठा हो जाएगा। और कार्बन इकट्ठा हो गया तो कार्बन तो बहुत ही मतलब ईजिली टूट जाने वाला होता है, कोई भी वो होगा जल्दी से टूट जाएगा। तो एक ये समस्या आती है। दूसरा मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट क्या होता है, मार्टेनसाइट लोहे की एक फॉर्म होती है। अगर आपने ट्रिपल सी डायग्राम पढ़ा है तो इजीली आप गेट कर पा रहे होंगे इसको, अदरवाइज आप सीख लीजिए। बस मैं बता दे रहा हूँ मार्टेनसाइट क्या है। एक ब्रिटल मतलब लोहे की एक फॉर्म है जो कि काफ़ी ब्रिटल आयरन होता है। और तो ये क्या होता है, वही मार्टेनसाइट को फॉर्म करता है। इसमें ब्रिटल होता है, इनका भी कार्बन कंटेंट होता है, तो वही कार्बन कंटेंट का मार्टेनसाइट यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब कार्बन कंटेंट आता है, ये होता है, ये सब ठीक है। अब बात आती है कि हम इसे करेंगे कैसे, फिर मतलब कैसे, क्या इसका उपाय है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन ब्रेजिंग प्रोसेस। मतलब एक प्रोसेस होता है। इस ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आप बाहर से दे रहे होते हैं तो इसमें इसको पिघला के नहीं जोड़ते, तो इसीलिए इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आती है कि सारा कार्बन आपका यहाँ पे इकट्ठा हो जाए आके। और दूसरा जो बिल्डिंग मेथड यूज़ करते हैं वो होता है सील्डेड मेटल आर्क बिल्डिंग। तो इसमें भी ऐसी समस्याएं मिनिमाइज हो जाती हैं। तो बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें आपको प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग करनी पड़ती है ताकि एक तरफ से हीट होने पे सारा कंटेंट यहाँ पे इकट्ठा ना हो जाए आके, ठीक है। तो इस तरह से हम कास्ट आयरन की बिल्डिंग कर लेते हैं। अगली बात आती है स्टेनलेस स्टील की। तो स्टेनलेस स्टील डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें निकिल और क्रोमियम ये दोनों के कंटेंट मौजूद होते हैं और ये खुद में ही ये दोनों मेटल वेल्डेबिलिटी बहुत कम होती है, इनको भी वेल्ड करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आके ये काफ़ी मुश्किलें पैदा कर देते हैं। तो जब वेल्डिंग हम करते हैं स्टेनलेस स्टील की तो किससे करते हैं, तो हम करते हैं टिग वेल्डिंग, मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस, मतलब अंदर टंगस्टन होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो और फिर इनर्ट गैस को यूज़ करके इसकी वेल्डिंग करते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड तो यही होता है। या फिर अगर आपको इलेक्ट्रिक आर्क को करना है तो इसमें क्या करते हैं, एक हैवीली कोटेड वेल्डेड रॉड का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक सील्डेड आर्क को खुद में प्रोड्यूस कर लेती है। मतलब मान लिया ये आपकी रॉड है तो ये हैवीली कोटेड है, जब आपकी इस वेल्डिंग करेंगे तो इस तरह से एक सील्डेड गैस का एक एरिया ये कवर कर लेगी। और इसके लिए आपको किसी को जो वेल्डिंग करनी है स्टेनलेस स्टील की तो सबसे पहले तो प्री क्लीनिंग करनी चाहिए, इस मस्ट है आपको, वरना आपकी वेल्डिंग अच्छी नहीं होगी। और मतलब प्रिकॉशन क्या रखने होते हैं कि लो आर्क करंट सेटिंग, मतलब जो आपकी आर्क करंट है वो लो रहना चाहिए और ट्रेबल स्पीड जो होती है वो काफ़ी हाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रेबल स्पीड और लो आर्क करंट, तो आप वेल्डिंग कर पाएंगे स्टेनलेस स्टील की, ठीक है। और अगली बात आती है केस ऑफ दी, वही चल रहा है तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और ऑस्टेनिक स्टेनलेस स्टील, ये फिर से वही मटेरियल साइंस की बात है, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, हम लोग केवल वेल्डिंग सीख रहे हैं। तो जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है उसकी ज़्यादा वेल्डेबिलिटी होती है, फेरेटिक की कम होती है वेल्डेबिलिटी और ऑस्टेनिक की ज़्यादा होती है वेल्डेबिलिटी। तो अगर कोई मतलब प्रोसेस है जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील को भी वेल्ड कर दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑस्टेनिक को कर ही देगा। तो हम समझते हैं कि जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है उसको वेल्ड करने की कौन कौन से मेथड हैं। तो इसके लिए हम मेनली 4 मेथड को यूज़ करते हैं जो होते हैं। पहला तरीका है ऑटोजीनियसली, मतलब कोई बाहरी मेटल एड ऑन नहीं कर रहे हो, दोनों फेरेटिक हैं, स्टील्स को लेके आप जोड़ना है। दूसरा होता है ऑस्टेनिक स्टेनलेस स्टील, ठीक है, एक तरफ आपने फेरेटिक लिया एक तरफ ऑस्टेनिक लिया, उसको जोड़ रहे हो। या फिर आपको जोड़ने के लिए निकिल का फिलर एलॉय यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। तो
और एक चौथा होता है टाइप 405 फेलर, एक स्पेशल टाइप का मतलब फेलर मटेरियल बनता है। इसमें क्या होता है 11% क्रोमियम होती है, बाकी बचे हुए कुछ स्मॉल कंटेंट में क्या होता है 0.2% तक एल्युमिनियम होता है, ठीक है, और लो कार्बन वगैरह भी होता है। तो ये इसका इस्तेमाल करके भी हम फेरेटिक स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करते हैं। और इसको वेल्ड करने में कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं स्टेनलेस स्टील को, तो TIG, MIG, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने में। इस तरह से दिखती है एल्युमिनियम, इस तरह से दिखती है कास्ट आयरन। सो थैंक्स, यहीं पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। और आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसकी PDF में डाल दूँगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। धन्यवाद।